हेलो गाइस, वेलकम टू वेब टेक्ट्रॉनिक्स। मेरा नाम ईशान शर्मा है और आप देख रहे हैं मेरी बिजनेस स्टडीज़ की सीरीज़। और इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट और ये है इसका पार्ट 5। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट्स को नहीं देखा है तो पहले आप उन पार्ट्स को देख लीजिए, तभी जाके आपको आज का पार्ट अच्छे से क्लियर होने वाला है। आज के पार्ट में हमें जो समझना है दैट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को हमें समझना है। तो चलिए गाइस, अपनी वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, आज के टॉपिक को हमें समझना है। तो आज के टॉपिक में जो हमें डिस्कस करना है दैट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसे हम इकोनॉमिक रिफॉर्म भी कहते हैं। अब इस चीज का क्या मतलब है, तो देखिए, हमारा जो देश आजाद हुआ था दैट इज इन 1947। जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसके बाद हमारे देशवासी जो थे, जो हमारे देश में लोग रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा गरीब हो चुके थे, बहुत ज़्यादा पुअर हो चुके थे। इसीलिए जो हमारे देश में गवर्नमेंट थी, उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने देश को खुद चलाएंगे। कोई भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हमारे देश में नहीं होंगे, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा पैसा लगना था और वो पैसा इतना ज़्यादा था कि कोई भी प्राइवेट बंदा इतना पैसा नहीं लगा सकता था। इसलिए गवर्नमेंट ने 1947 में देश को अपने अंडर लिया और सारे ऑर्गेनाइजेशन, जो भी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारी गवर्नमेंट के अंदर आ गई। जैसे रेलवेज, वो सरकार ने बोला हम चलाएंगे। एटॉमिक एनर्जी खुद अपने पास रख लिया, डिफेंस अपने पास रख लिया, रेलवेज भी अपने पास रख लिया, एंड बहुत सारे सेक्टर्स, वो सारे सेक्टर्स गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिए। इस कॉन्सेप्ट को गवर्नमेंट ने नाम दिया PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही सरकार ने अपना काम शुरू करा तो धीरे धीरे हमारे देश में ग्रोथ तो हुई, लेकिन जो सरकार के जितने भी काम हो रहा था वो हाईली एफिशिएंटली काम नहीं हो पा रहा था। और धीरे धीरे हमारे देश में करप्शन होना शुरू हुआ, प्रिविलेज होना शुरू हुआ। आपके जो पैसों का मैनेजमेंट, वो सारा काम खराब हो गया। हमारे जो क्वालिटी थी वो ग्लोबल स्टैंडर्ड से मीट नहीं करती थी और धीरे धीरे हमारा देश फिर से गिरना शुरू हो गया और 1990 तक हमारा देश बहुत ज़्यादा गिर गया। फिर गवर्नमेंट ने एक नया कानून पास किया और गवर्नमेंट ने बोला कि आज के बाद हम देश को नहीं चलाएंगे। अगर देश को कोई चलाएगा तो दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। और 1991 में फिर से एक नया कानून लेके आए और वो जो नया कानून है वो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, इसका नाम पड़ा। इस पॉलिसी में सरकार ने 3 चीजों की बात करी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मतलब LPG की सरकार ने बात करी। तो सबसे पहले आता है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है आजादी देना। इसका मतलब पहले जो प्राइवेट लोग थे वो ज्यादा खुल के बिजनेस नहीं कर सकते थे। अगर प्राइवेट लोगों को बिजनेस करना होता था तो उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता था, और अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो भी लाइसेंस लेना पड़ता था। अगर वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते थे तो भी लाइसेंस लेना पड़ता था। मतलब सरकार ने लाइसेंस राज लगा रखा था। इस वजह से प्राइवेट लोग ज्यादा बिजनेस नहीं करते थे और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी बिजनेस करने में, क्योंकि पब्लिक, जो गवर्नमेंट लोग थे, वो उन्हें ज्यादा परेशान करते थे। तो सबसे पहले 1991 में गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि अब से हम प्राइवेट लोगों को आजादी दे रहे हैं और आज के बाद जितने भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं वो खुल के अपना बिजनेस कर सकते हैं, हम रोक टोक नहीं करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को लिबरलाइजेशन कहा गया। उसके बाद एकदम से प्राइवेट लोग, जो एंटरप्रेन्योर्स थे, उन्होंने बहुत बढ़ के काम किया। एकदम से देश में ग्रोथ होनी शुरू हो गई और जितने भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे उनके बीच में कंपटीशन होना शुरू हुआ और धीरे धीरे हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी राइज होनी शुरू हो गई। तो ये फायदा हो गया लिबरलाइजेशन का। दूसरा टॉपिक जो है दैट इज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब सरकार के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थी, जिसे हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहते हैं, वो इतनी बेनिफिशियल नहीं थी। वो लॉसेस ज़्यादा करती थी, प्रॉफिट्स कम करती थी, क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे वो हाई एफिशिएंटली काम नहीं करते थे।
तो सरकार ने डिसाइड किया कि हम जितनी भी सरकारी कंपनियां होंगी उनको प्राइवेट सेक्टर को या तो पूरी तरह बेच देंगे या तो आधी आधी पार्टनरशिप कर लेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर को बोला कि हम तुमको अपने जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसे बेच देते हैं या हमारे साथ आधी आधी पार्टनरशिप कर लो। इसको बोला गया प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं फुल डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, हाईली एफिशिएंट काम करते हैं और अपने प्रॉफिट्स को ज्यादा रखते हैं और लॉसेस कम से कम होने देते हैं। मतलब जो मैनेजमेंट है वो प्राइवेटाइजेशन को दे दिया गया, इसे बोलते प्राइवेटाइजेशन। और तीसरा है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ तो उससे पहले हमारे देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं डरती थी कि किसी की अगर बाहर के फिर से ब्रांड हमारे देश में आ जाएंगे तो वो हमारे ऊपर रूल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम लोग उस वक्त गरीब थे, हम लोगों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे। अगर बाहर के कोई अमीर ब्रांड आ जाएंगे तो वो हमारे देश को सारा खरीदना शुरू कर देंगे। तो सरकार ने रोक लगा रखी थी बाहर के ब्रांड्स पे। तो 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि आज के बाद हम लोग बाहर के ब्रांड्स को आने देंगे। बाहर की जितनी भी कंपनीज हैं वो पूरी तरह से देश में इन्वेस्ट कर सकती हैं, पूरी तरह से पैसा लगा सकती हैं, पूरी तरह से मैनेजमेंट कर सकती हैं और हमारी भारतीय कंपनी भी फॉरेन कंट्री में जाके कहीं पे भी बिजनेस कर सकती है। मतलब इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ जोड़ दिया। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो ये तीन चीजों पर फैसला लिया गया, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और यही तीन चीजें हैं नेप के अंदर, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर। और यहां पे मैंने बोर्ड में भी कुछ चीजें लिखी हैं, तो चलो फटाफट से समझ लेते हैं। तो देखिए यहां पर लिखा है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब आजादी दे देना, किससे, गवर्नमेंट के कंट्रोल से आजादी दे देना इकोनॉमी को। तो यहां पे लिखा है फ्रीडम ऑफ डिटरमाइनिंग द स्केल ऑफ बिजनेस। पहले क्या था, प्राइवेट लोग अपने बिजनेस स्केल को मतलब अपने ऑपरेशंस को कम ज्यादा भी करना होता था तो भी लाइसेंस लेना पड़ता था। तो सबसे पहले सरकार ने बोला अब तुम्हें अपने बिजनेस को चाहे जितना बड़ा करना है या जितना छोटा करना है हमसे मत पूछना, हमारे से कोई लाइसेंस मत लेना, खुद कर लेना। तो ये है फ्रीडम इन डिटरमाइनिंग द स्केल ऑफ बिजनेस। मतलब इसके बाद एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को कितना भी बड़ा कर सकता है, उसे लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, रिमूविंग रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज। पहले मूवमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज पे सरकार ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी। तो ऑल ओवर इंडिया में सामान जाना होता था तो उससे भी परमिशन लेनी पड़ती थी, बहुत सारे चेक्स कराने पड़ते थे, बहुत सारी सरकारों से बात करनी पड़ती थी। लेकिन सरकार ने पूरे इंडिया पे जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सारे हटा दिए। तो रिमूविंग द रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज, सिंप्लीफाइंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स तो पूरी तरह से बंद थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला कि अब से जितने भी इंपोर्ट्स होंगे, जितने भी एक्सपोर्ट्स होंगे, उस पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, बस एक टैक्स लगा दिया और वो टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दो, बाकी कितना भी इंपोर्ट कर लो, कितना भी एक्सपोर्ट कर लो। इसके बाद रिडक्शन इन टैक्सेस। सरकार ने, गवर्नमेंट ने पहले बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा रखे थे, उसे मॉडरेट करा, उसे नीचे लेके आए, जिससे कि जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं वो खुल के अपने बिजनेस को अच्छे से कर सकें। एक और चीज सरकार ने पहले करी की थी कि अगर कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है, अगर वो कोई गुड्स बना रहा है तो गुड्स का प्राइस भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, तो उससे भी आजादी दे दी। मतलब अब एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर अपने गुड्स का या सर्विसेज का खुद का रेट खुद फिक्स कर सकता है, सरकार से पूछने की जरूरत नहीं है। तो इतनी सारी चीजों पे जो आजादी मिली किसको, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को, इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है लिबरलाइजेशन। आई होप आपको लिबरलाइजेशन एल पार्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद है प्राइवेटाइजेशन। तो देखिए प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ, सरकार ने अपने सेक्टर को कम किया और अपने सेक्टर्स को किसको बेच दिया, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को। जैसे ओएनजीसी हो गया, ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो सरकार ने बेच दी हैं प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को, या मर्जिंग कर ली है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के साथ, मतलब आधा आधा भी कर लिया है और कुछ तो पूरे ही बेच दिए हैं। तो इसे बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। रिडक्शन इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। सरकार चाहती थी कि हमारा जो सेक्टर है वो कम हो जाए, हमारा जो काम करने का दायरा है वो कम हो जाए और मैक्सिमम काम प्राइवेट लोग करें। रिडक्शन इन द साइज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी। सरकार अपनी गवर्नमेंट मशीनरी जो सरकार चला रही है उसके साइज को कम करना चाहती थी, क्योंकि सरकार जब काम कर रही थी तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस तो ज्यादा हो रहे थे, रेवेन्यू जो आ रहा था कम आ रहा था और देश में फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा था। सरकार नहीं चाहती थी कि हमारा इतना ज्यादा खर्चा हो, तो सरकार अपने खर्चे को कम करना चाहती थी। तो सरकार ने अपने जितने भी सेक्टर्स हैं वो प्राइवेट लोगों को बेच दिए या मर्जिंग कर ली प्राइवेट सेक्टर के साथ।
इसका रिडक्शन इन फिस्कल बर्डन, फिस्कल बर्डन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, जब देश के खर्चे ज्यादा हो जाएं और देश की इनकम कम हो जाए तो इस गैप को कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। इस गैप को सरकार कम करना चाहती थी। उसके बाद इंप्रूविंग मैनेजमेंट, सरकार चाहती थी कि हमारे देश का जो मैनेजमेंट है वो अच्छा हो जाए, वो इंप्रूव हो जाए, तो इसे कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब सरकार ने अपने सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर को दे दिया या उनके साथ जॉइंट वेंचर्स बना लिए या उनके साथ पार्टनरशिप कर ली, इसे बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। इसके बाद आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब सरकार ने बोला कि आज से अब से हम अपने जितने भी ऑपरेशन हैं वो पूरी दुनिया में कहीं पे भी कर सकते हैं और पूरी दुनिया की कंपनीज भी इंडिया में आ सकती हैं, पूरी दुनिया का पैसा भी इंडिया में आ सकता है, जिसे मैं एफडीआई कहता हूं। एफडीआई तभी आ सकता है जब एक देश में ग्लोबलाइजेशन की स्कीम एक्टिवेटेड हो। तो यहां पे ग्लोबलाइजेशन को समझ लेते हैं, फ्री फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन द कंट्री। किसी भी कंट्रीज, कोई भी कंट्री में आप जा सकते हो अपने सामान को लेके, सर्विसेज को लेके, और पूरी वर्ल्ड में से कोई भी कंपनी आपके देश में आ सकती है, आप रोक नहीं सकते, इसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल इन ऑल द कंट्रीज, पैसा कहीं से भी आ सकता है और आप भी कहीं भी किसी भी दुनिया के कोने में पैसा लगा सकते हो अपने बिजनेस के लिए। फ्री फ्लो ऑफ पीपल इन ऑल द कंट्रीज, कहीं से भी आपके देश में लोग आ सकते हैं और आपके लोग भी किसी भी देश में जा सकते हैं, यह है ग्लोबलाइजेशन के अंदर। मतलब इंडियन इकोनॉमी को जोड़ दिया गया था पूरी दुनिया की इकोनॉमी के साथ, इस कॉन्सेप्ट को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब इसका क्या फायदा हुआ, तो यहां पे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ मतलब कारण है जिसकी वजह से हमने नेप पॉलिसी को अपनाया। तो देखिए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, हमारी इंडस्ट्रीज पिछड़ रही थी, हमारी इंडस्ट्रीज पे हाई क्वालिटी की मशीनें नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, रोबोटिक्स नहीं था, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, मैनेजमेंट की स्किल्स नहीं थी और बहुत सारे रिसोर्सेज जो ऐसे थे वो थे ही नहीं हमारे देश के पास। तो हमारे देश में इंडस्ट्रीज को मॉडर्न करना था, इस वजह से नेप को लेके आए। उसके बाद एनकरेजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, हमारे देश में सरकार इन्वेस्ट करती थी लेकिन प्राइवेट लोग तो इन्वेस्ट ही नहीं करते थे। तो फिर सरकार ने सोचा क्यों ना प्राइवेट लोगों से इन्वेस्ट कराया जाए, क्यों ना बाहर के लोगों से इन्वेस्ट कराया जाए। तो ये है इंकरेजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अट्रैक्टिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट लोगों को अट्रैक्ट करा, जो प्राइवेट बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं। याद रखना 1991 के बाद ही हमारे देश में बाहर के सारे ब्रांड्स आए हैं। BMW हो गया, ऑडी हो गया, खाने के ब्रांड्स की बात कर लो, मैकडॉनल्ड्स हो गया, पिज्जा हट हो गया, डोमिनोज हो गया, कपड़ों की बात कर लो, सारे ब्रांड्स 1991 के बाद ही इंडिया में आए हैं, उससे पहले आना इनका बिल्कुल बंद था। तो ये है अट्रैक्टिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इंक्रीजिंग द फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है विदेशी मुद्रा, बाहर का पैसा, जैसे डॉलर्स। तो हमारे देश में डॉलर्स की कमी हो गई थी और इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी कि हमारे देश में जो डॉलर्स हैं वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाए। तो इसीलिए फॉरेन लोगों को बोला कि तुम हमारे देश में पैसा लगाओ, और जब बाहर के लोगों ने हमारे देश में पैसा लगाया तो ऑब्वियसली बात है वो इंडियन करेंसी में तो नहीं लगाएंगे, वो तो डॉलर्स लगाएंगे। तो जैसे ही हमारे देश में डॉलर आया तो हमारा देश धीरे धीरे मजबूत होना शुरू हो गया। ये डॉलर्स की हमें क्यों जरूरत होती है? डॉलर्स की हमें इसलिए जरूरत होती है क्योंकि अगर हमें हमारे देश को किसी और देश के साथ परचेजिंग करनी है, कोई भी माल खरीदना है, गुड सर्विस खरीदना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, तो उस केस में डॉलर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद कनेक्टिंग द इंडियन इकोनॉमी टू द ग्लोबल इकोनॉमी, और इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ जोड़ना, ये बहुत ज्यादा मोटिव था LPG को लाने का, और यही है नेप के अंदर। चलिए अब हम समझते हैं स्टेप्स टेकन इन इकोनॉमिक रिफॉर्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म, जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया तो ऐसे कौन कौन से कदम सरकार ने उठाए जिससे कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा सुविधा बढ़ी लिबरलाइजेशन में, प्राइवेटाइजेशन में और ग्लोबलाइजेशन में। तो सबसे पहले आया न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। सरकार ने एक नई इंडस्ट्रीज की पॉलिसी बनाई। इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में सरकार ने बोला कि पब्लिक सेक्टर का रोल क्या रहेगा, प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या रहेगा, दोनों के रोल को अलग अलग कर दिया। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को आजाद कर दिया। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को बोला कि तुम लोग फ्री हो और तुम्हारा जो गेम खेलने वाले हो तुम लोग, वो डिमांड सप्लाई पे चलेगा। मतलब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो सारा वर्क करने वाले हैं वो डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग करने वाले हैं, और वो लोगों को अपने प्राइस को फिक्स करना उनके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, हम लोग डिसाइड नहीं करने वाले। और जितने भी लाइसेंस हैं वो सरकार ने हटा दिए। कुछ चीजों पे सरकार ने अभी भी लाइसेंस बनाए हुए हैं, जैसे डिफेंस फोर्सेस हो गया,
जैसे कि आपका एटॉमिक एनर्जी हो गया, जैसे कि केमिकल हो गया, अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया, इन सब चीज़ों पे सरकार ने अभी भी लाइसेंस लगाए हुए हैं। बाकी सारे काम को प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को सौंप दिया गया। तो इसे कहते हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इसके बाद दूसरा जो सरकार ने कदम उठाया दैट इज न्यू ट्रेड पॉलिसी। मतलब अब ट्रेडिंग करना भी बहुत ज्यादा आसान हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना भी सरकार ने बहुत ज्यादा इजी कर दिया। सरकार ने जितने भी टैरिफ रेट्स हैं उनको भी रिड्यूस करा, जिससे कि आप फॉरेन कंट्री से भी एक्सपोर्ट करके मंगा सकते हो, इंपोर्ट करके भी मंगा सकते हो और एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। मतलब सरकार को अब आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। आप किसी भी दुनिया से इंपोर्ट करके कोई भी मशीन मंगा सकते हो, कोई भी टेक्नोलॉजी मंगा सकते हो और आप भी अपने मैन मशीन मेटल मनी को कहीं पर भी भेज सकते हो। तो यह है न्यू ट्रेड पॉलिसी। मतलब सरकार ने ट्रेडिंग से रिलेटेड पॉलिसीज को भी थोड़ा इंप्रोवाइज किया। इसके बाद फिस्कल प्रॉब्लम, सरकार को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी फिस्कल डेफिसिट से। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है सरकार के खर्चे ज्यादा, सरकार की इनकम कम। अगर मैं आपको बताऊं तो 2021 और 20 में जो हमारा फिस्कल डेफिसिट था वो था 9.5 ऑफ जीडीपी। मतलब हमारे देश में अगर 100% जीडीपी है तो उसका 9.5 जो है वो फिस्कल डेफिसिट है। मतलब सरकार के खर्चे ज्यादा हैं, सरकार की इनकम कम है, इस गैप को मैं फिस्कल डेफिसिट कहता हूं। तो फिस्कल डेफिसिट्स को सरकार को रिड्यूस करना था, इसलिए चाहती थी गवर्नमेंट कि एक नई पॉलिसी हम लेके आए जिसमें प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हाईली एफिशिएंट काम कर रहे हैं और वो अपने फिस्कल बर्डन को कहीं ना कहीं कम कर सकें। तो ये है फिस्कल रिफॉर्म, मतलब फाइनेंशियल रिफॉर्म। सरकार ने इसको फाइनेंशियल रिफॉर्म कहा। इसके बाद मॉनेटरी रिफॉर्म, पैसों से रिलेटेड भी आपकी रिफॉर्म्स बनाए गए। जैसे पहले जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, तो पहले वो रेगुलेट करता था, अब वो फैसिलिटेट कर गया। मतलब रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बन गया। कौन बन गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ने बोला कि पहले तुम रेगुलेट करते थे, चीजों को बताते थे, अब जो कमर्शियल बैंक होंगे या जितने भी बैंक होंगे वो डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग अपना इंटरेस्ट रेट खुद फिक्स कर सकेंगे लोन देने पे, हर एक चीजों पे। तो वो भी डिमांड सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। तो इसे कहते हैं मॉनेटरी रिफॉर्म। फिर कैपिटल मार्केट रिफॉर्म का मतलब हुआ कि सरकार ने सेबी को बनाया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कैपिटल मार्केट्स को डिजाइन किया। कैपिटल मार्केट का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर आपके इन्वेस्टर्स आते हैं और आपकी कंपनी के शेयर्स को बेचा जाता है, कंपनी को पैसा मिलता है और इन्वेस्टर को बदले में प्रॉफिट मिलता है और वो मालिक बनते हैं। तो ये वाला आपका कैपिटल मार्केट में आता है। सिक्योरिटीज मतलब शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स को खरीदना बेचना, इसमें सरकार ने बहुत ज्यादा रिफॉर्म लेके आए। उसके साथ साथ डिसमेंटलिंग प्राइस कंट्रोल, सरकार ने पहले प्राइस को फिक्स करते थे खुद, अब वो सारा प्राइस का कंट्रोल सरकार ने हटा लिया और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को फ्री कर दिया कि तुम्हें जो प्राइस सेट करने हैं तुम वो सारे प्राइस सेट कर सकते हो। बस सरकार ने, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने बस एक चीज अपने हाथ में रखी, वो था टैक्स। सरकार ने टैक्सेस खुद अपने पास रखे, बाकी पूरी इकोनॉमी को फ्री कर दिया। तो ये है प्राइस कंट्रोल को डिसमेंटल करना। आई होप आपको ये सारे स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म में सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। अब इसका क्या इंपैक्ट पड़ा? इसका इंपैक्ट ये पड़ा कि इंक्रीजिंग कंपटीशन। हमारे देश में पहले इंडियन ब्रांड्स थे तो इंडियन ब्रांड्स में कंपटीशन बढ़ा, फॉरेन ब्रांड्स आए तो फॉरेन ब्रांड जैसे आए तो वो नई टेक्नोलॉजी लाए, नए इनपुट्स लाए, नई स्किल्स लाए, सब चीज नए लाए और पैसा भी लाए। तो उससे क्या हुआ, हमारे देश में मल्टीनेशनल कंपनी से डायरेक्ट कंपटीशन हो गया इंडियन ब्रांड्स का। और धीरे धीरे कंपटीशन जब होता है तो बेहतर सामान बनता है और हाई क्वालिटी का सामान बनता है। इससे हमारे देश में कंपटीशन बढ़ा, लोगों के बीच में कंपटीशन ज्यादा इंक्रीज हो गया। इसके बाद मोर डिमांडिंग कस्टमर। कस्टमर पहले डिमांडिंग नहीं करते थे, ये कस्टमर को इतना आइडिया ही नहीं होता था कि हमें क्या चीज चाहिए, क्योंकि उन पे इतनी नॉलेज ही नहीं होती थी गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में। तो जैसे ही फॉरेन ब्रांड्स आए तो वो मैन मशीन मटेरियल मनी फॉरेन कंट्री से ही लेके आए। जैसे ही उन्होंने सामान बनाया तो उन्होंने वाइड वैरायटी के प्रोडक्ट्स बनाए और कस्टमर को चूज करने का ऑप्शन दिया। अब कस्टमर पहले डिमांडेड नहीं था, जैसे ही कंपटीशन आया अब कस्टमर डिमांडेड हो गया और जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो कस्टमर के अकॉर्डिंग सामान बना रहे हैं। पहले हमारे देश में प्रोडक्ट बनता था फिर बेचा जाता था, अब ऐसा नहीं होता। अब कस्टमर की नीड्स पूछी जाती है, फिर सामान बनता है, फिर उन्हें बेचा जाता है। तो ये हो गया मोर डिमांडेड कस्टमर। रैपिड चेंज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। हमारे देश में जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो बार बार चेंज हो रहा है, अब वो तभी हो पाया जब बाहर के ब्रांड्स आने शुरू हुए। मतलब टेक्नोलॉजिकल जितना ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा, जितनी ज्यादा स्किल्स बढ़ेगी, उतना ज्यादा लोग भी एडवांस होंगे और लोग जैसे एडवांस होंगे तो आपके देश में टेक्नोलॉजी इंक्रीज होगी और आपके देश में क्या होगा, बहुत ज्यादा
एफिशिएंसी बढ़ेगी, इनोवेशन बढ़ेगा और आपके देश इफेक्टिव होगा और आपके देश में मॉडर्न तरीके से सामान बनाया जाएगा। इसके बाद नेसेसिटी फॉर चेंज, हमारे देश में चेंज लाना था क्योंकि हमारा देश पिछड़ रहा था, हमारा देश पीछे हो रहा था। इसलिए सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम फॉरेन ब्रांड्स को बोलें कि तुम हमारे देश में आओ, और इससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा और हमारे देश में चेंजेस आने शुरू होंगे। लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, जो मैनेजर्स थे उनका काम करने का तरीका बदल गया, एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका बदल गया, टेक्नोलॉजी का तरीका बदल गया, बहुत सारे चेंजेस हमारे देश में आने शुरू हो गए। कस्टमर ओरिएंटेशन बढ़ा, मार्केट ओरिएंटेशन बढ़ा, बहुत सारी चीजों में बदलाव आया। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, हमारे देश के जो मैनेजर्स थे, जो एम्प्लॉयज थे, वो पुरानी टेक्नोलॉजी से काम कर रहे थे, पुराने तरीके से काम कर रहे थे, मैनेजमेंट के तरीके भी पुराने थे। तो जैसे बाहर के ब्रांड्स आए, जो बाहर से ग्लोबलाइजेशन आए, तो वो स्किल्स लेके आए, एक्सपर्टीज लेके आए, टेक्नोलॉजी लेके आए। तो हमारे देश में जैसे जैसे वो बढ़ा तो हमारे देश में ये सारी चीजों में भी डेवलपमेंट हुआ। मैनेजर्स को नए तरीके मिले मैनेज करने के, एम्प्लॉयज को नए तरीके मिले काम करने के, तो ये हो गया आपका डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। इसके बाद मार्केट ओरिएंटेशन बढ़ा, हमारे देश में अब कस्टमर ओरिएंटेशन बढ़ रहा है, कब प्रोडक्ट जो हो रहा है कस्टमर के नजरिए से बन रहा है, किस जगह पे किस तरह का मार्केट में किस तरह का सामान बिकना है ये भी देखा जा रहा है, तो ये मार्केट ओरिएंटेशन है। और लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट, जो सरकार के लॉसेस हो रहे थे, फिस्कल डेफिसिट हो रहे थे, उस पे कहीं हद तक कमी आई है, पूरी तरह से तो कम नहीं हुआ, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत सरकार को रिलैक्सेशन मिला। तो ये फायदा था लिबरलाइजेशन का, जिसे हम कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। आई होप गाइज आपको आज का वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि नेप क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या है। अगर आपको आज के टॉपिक में कोई भी डाउट होता है तो आप इसको हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, जिससे उनके भी डाउट्स अच्छे से क्लियर हो पाए। तो इससे आज हमारा चैप्टर जो 3rd है बिजनेस एनवायरनमेंट, वो अच्छे से क्लियर हो गया है और ये आपका चैप्टर भी यहाँ पर खत्म होता है। अब इसके बाद हमें मिलना है अपने 4th चैप्टर पे, दैट इज प्लानिंग। तो मिलते हैं इसके अगले न्यू चैप्टर में। टिल देन बाय बाय।